नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय कुमार, गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल भोपाल से। तो आज बात करते हैं डिस्फेजिया की, यानी वो कष्ट जिसमें खाना निगलने में तकलीफ़ होती है। किसी व्यक्ति को अगर खाना निगलने में तकलीफ़ हो रही है, वो कहता है कि या तो मेरे गले में अटकता है या छाती में अटकता है, पेट तक नहीं पहुंचता, या उसे पानी से खाना उतारना पड़ता है। तो याद रखें, ये एक बहुत सीरियस कंडीशन है, जिसको हम मेडिकल की भाषा में डिस्फेजिया कहते हैं। और डिस्फेजिया के पेशेंट को हम कहते हैं कि 1-2 दिन से अधिक इंतज़ार नहीं करना चाहिए, डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर डिस्फेजिया सीरियस कारणों से ही होता है। तो आइए समझते हैं क्या क्या कारण हैं जिसमें डिस्फेजिया होता है। तो नंबर 1 कारण मैं कहूँगा वो होता है फूड पाइप का कैंसर, यानी ईसोफेजियल कैंसर या गैस्ट्रिक कैंसर, यानी पेट का आमाशय का कैंसर जो खाने की नली के नज़दीक होता है, जिसको हम जीई जंक्शन ट्यूमर भी कहते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर किसी को डिस्फेजिया होता है, खाना खाने में अटकता है, तो उसे देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी बीमारियां जितनी जल्दी पकड़ में आएंगी उतना सही इलाज हो पाएगा। तो और क्या कारण होते हैं इसके अलावा? दूसरा जो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है वो है एसिडिटी, यानी गर्ड। जिन लोगों को बहुत सालों से गर्ड रहता है, यानी जिनका एसिड आमाशय से ऊपर आ जाता है खाने की नली में और वहाँ धीरे धीरे घाव बना देता है, ये घाव जब भरते हैं तो रास्ता सिकुड़ जाता है, इसको हम पेप्टिक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है डिस्फेजिया का। तीसरा, जो खाने की नली के इन्फेक्शन होते हैं, जैसे खाने की नली या उसके आसपास इन्फेक्शन होते हैं, जैसे टीबी का इन्फेक्शन होता है, उसमें कभी कभी खाने की नली सिकुड़ जाती है और व्यक्ति को डिस्फेजिया होता है। चौथा, मोटर कॉजेज़ हम इसे कहते हैं। हम कहते हैं कि पेशेंट का फूड पाइप नॉर्मल है, लेकिन फिर भी जब वो खाना गले से नीचे उतारता है तो वो पेट तक नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि बीच में जो मांसपेशियां हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी है, मांसपेशियां अच्छे से काम नहीं कर रही। जब हम खाना खाते हैं तो 7 सेकंड के अंदर वो पेट के अंदर पहुंच जाना चाहिए, और ऐसा इसलिए होता है कि हमारा काम तो सिर्फ गले तक पहुंचाना, गले से खाने की नली में उतारना है। अब खाने की नली में मांसपेशियां होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और खाने को आगे बढ़ाती हैं, जिसको हम पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। और इसी कड़ी में जब ये खाना नीचे पहुंचता है खाने की नली के निचले भाग में, तो वहाँ एक स्फिंक्टर होता है जो एक दरवाजे की तरह होता है और जो खुल जाता है। जैसे खाना वहाँ पहुँचता है ये खुल जाता है। तो एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं एक्लेजिया कार्डिया। तो इस कंडीशन में व्यक्ति खाने को गले से तो निगलता है और ग्रेविटी के ज़रिए वो नीचे तक भी जाता है, पर खाने की नली का नीचे हिस्से का दरवाज़ा नहीं खुलता। द वेल्व डज नॉट ओपन। जब वेल्व नहीं खुलेगा तो खाना नीचे जाएगा ही नहीं। इसे कहते हैं एक्लेजिया कार्डिया। ये एक मस्कुलर कंडीशन है। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूरोलॉजिकल डिस्फेजिया, यानी ट्रांसफ़र डिस्फेजिया। ये वो कंडीशंस हैं जिसको किसी को स्ट्रोक हुआ है, पहले ब्रेन में प्रॉब्लम है, और ब्रेन के जरिए जो मसल्स को संकेत मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। तो व्यक्ति मुंह में खाना घुमाता तो रहेगा पर निगल नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी यहाँ की क्रेनियल नर्व्स में कमी है, मांसपेशियों में कमी है। ठीक यही कंडीशन एक और स्थिति में होती है जिसको कहते हैं मायस्थेनिया ग्रेविस, यानी कि जिसमें कि मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और व्यक्ति निगल नहीं पाता। ऐसा अक्सर सुबह के समय वो लोग ठीक रहते हैं और शाम होते तक मसल्स थक जाते हैं। तो ये तो हुई कारणों की बात, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण है, क्यों मैंने कहा कि डिस्फेजिया को पेशेंट को 1-2 दिन से ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये ईसोफेजियल कैंसर के कारण होता है। तो अब अगर किसी को खाना खाने में अटकता है तो वो क्या करे? तो जब वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो कुछ तरह के टेस्ट होते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है एंडोस्कोपी, जिसको हम गैस्ट्रोस्कोपी या अपर जीआई एंडोस्कोपी भी कहते हैं। तो ये एक साधारण सा सिंपल सा टेस्ट है, इसके बारे में मैंने पहले भी बात की है। एक पतली सी ट्यूब होती है जो लगभग 9 mm की होती है, जिसमें कैमरा लगा होता है, और डॉक्टर अपने सामने स्क्रीन में अंदर जो भी कुछ है आपके फूड पाइप में उसे साफ साफ दिखाई देता है। तो इस नली को मुंह के ज़रिए अंदर डाला जाता है, और इसे 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो पेशेंट को सेडेशन में कर सकते हैं, हल्की बेहोशी में, या बिना बेहोशी के भी कर सकते हैं। और जब बिना बेहोशी के करते हैं तो पेशेंट से कहते हैं कि एक बार घूंट भरे और ये अंदर चला जाता है। तो जब ये एंडोस्कोप अंदर जाता है खाने की नली में, तो हमें साफ दिखाई देने लगता है कि अंदर बीमारी क्या है। जो मैंने बताया कि वहाँ कोई गठान है जिसको हम कैंसर कहते हैं, या वहाँ कोई पेप्टिक स्ट्रक्चर है, यानी कि रास्ता सकरा हो गया है, या कभी कभी क्या होता है कि किसी ने कोई गलत दवा खाई है जिसके कारण खाने की नली में छाले हो गए।
और वो छाले इतने गहरे हैं कि व्यक्ति जैसे ही खाना वहाँ पहुँचता है उसको इतना दर्द होता है कि वो खाना निकल नहीं पाता। तो ये जो भी स्थिति है वो हमें एंडोस्कोपी में साफ दिखाई दे जाती है। और एंडोस्कोपी में अगर हमें कोई गठान दिखाई देती है तो हम उसमें सैंपल लेते हैं, जिसको हम बायोप्सी कहते हैं। और इस बायोप्सी के ज़रिए 24 से 36 घंटे में हमें पता चल जाता है कि ये कैंसर तो नहीं है, और कैंसर है तो फिर उसके जो भी इलाज होना है, पहले हम स्टेजिंग करते हैं। पहले सीटी स्कैन करके समझते हैं कि ये कैंसर खाने की नली तक ही सीमित है या बाहर तो नहीं फैल गया है, और तमाम अन्य तरह की जांचें करके तय करते हैं कि इस व्यक्ति का ऑपरेशन होना चाहिए या इसको कीमोथेरेपी या सिकाई यानी रेडियोथेरेपी की जा सकती है। तो ये तो संक्षिप्त में हुई बात ईसोफेजियल कैंसर की, जो कि डिस्फेजिया का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। लेकिन मैंने बताया कि इसके अलावा और भी कारण होते हैं, जैसे एसिडिटी यानी पेप्टिक स्ट्रक्चर। तो उस केस में क्या करते हैं? तो उस केस में खास बात यह है कि इसका ट्रीटमेंट भी एंडोस्कोपी के माध्यम से होता है। जब एंडोस्कोपी करके देखते हैं कि इसमें रास्ता सकरा हो गया है तो तुरंत उसको आगे एक वायर डाल के उसके ऊपर डायलेटर्स डाल सकते हैं, यानी रास्ते को चौड़ा कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा विधि है जिसके ज़रिए डिस्फेजिया के पेशेंट्स को रिलीफ दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर जो पेशेंट्स को खाना अटकता है कैंसर के कारण, और इसमें वो वृद्ध हैं या इसमें ऑपरेशन की संभावना नहीं है, या फैमिली या पेशेंट नहीं चाहता कि इसका ऑपरेशन हो या कीमो रेडिएशन हो, तो उसमें एक स्टेंट डाला जाता है जिसको खाने की नली में प्लेस कर दिया जाता है, और जिससे व्यक्ति का खाना गले के ज़रिए आराम से नीचे उतरने लगता है और पेट में जाने लगता है। तो एंडोस्कोपी डिस्फेजिया के केस में न सिर्फ डायग्नोसिस में काम आती है बल्कि बहुत तरह के ट्रीटमेंट में भी काम आती है। तो अब रहा और कारणों की हम बात करते हैं। जैसा मैंने कहा कि एकेलेजिया कार्डिया, मैंने बताया आपको, एक बीमारी होती है जिसमें खाने की नली का निचला वाल्व खुलता नहीं है। ये एक मस्कुलर इशू है। तो इस केस में भी जो ट्रीटमेंट है वो या तो एंडोस्कोपी के माध्यम से होता है, इसका एक सुंदर सा नाम है जिसे कहते हैं पोयम, पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटॉमी। इसके बारे में कभी और विस्तार से चर्चा करेंगे। ये एक बहुत ही अच्छी एंडोस्कोपिक विधि है जिसमें लगभग बिना ऑपरेशन के मुंह के ज़रिए खाने के नली के नीचे जो वाल्व होता है उसको खोल दिया जाता है, चौड़ा कर दिया जाता है, जिससे एकेलेजिया कार्डिया के पेशेंट्स को रिलीफ आ जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर पोयम न किया जाए तो इन पेशेंट्स की लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी की जा सकती है। और तीसरा, इन पेशेंट्स का बलून डायलिटेशन भी किया जा सकता है, जिससे बलून के ज़रिए जो नीचे का लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर का एरिया है उसको चौड़ा कर दिया जाता है। तो ये तो हुई बात एकेलेजिया यानी मोटर डिसऑर्डर की। इसके अलावा भी तमाम ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें आप जब एंडोस्कोपी करेंगे तो देखेंगे कि पूरी खाने की नली तो चालू है, बिल्कुल अच्छी है, लेकिन पेशेंट का खाना नहीं जा रहा। तो इस केस में हम लोग ईसोफेजियल मैनोमेट्री करते हैं, जो प्रेशर नापते हैं वहाँ का, और उसके ज़रिए पता चलता है कि खाने की नली में मस्कुलर डिफेक्ट किस तरह का है और क्या इसका निदान होना चाहिए। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है जिसमें कि लोग कई बार गलती से या जानबूझकर एसिड पी लेते हैं। तो एसिड जब पी लेते हैं तो खाने की नली पूरी जल जाती है, उसमें बड़े छाले हो जाते हैं। तो उस समय तो सिर्फ दर्द या जलन होता है, उल्टियाँ होती हैं, खून आता है, सब होता है, लेकिन जब 2 से 4 हफ्ते में ये छाले भरते हैं तो पूरी खाने की नली सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ जाती है तो अब न खाना जाएगा न पानी जाएगा। तो इन पेशेंट्स का इलाज बहुत ही जटिल होता है, इसके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे, पर मोटे तौर पे इनमें हम एंडोस्कोपिक डायलिटेशन करके इनको काफ़ी हद तक रिलीफ पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा मैंने बताया कि कभी कभी गोलियों से, कई किस्म की ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो आप कम पानी के साथ खा लेते हैं, आपको ध्यान नहीं रहता कि मैंने इसके साथ खूब सारा पानी पीना है ताकि पेट में उतर जाए, आपने एक घूंट पानी से लिया और लेट गए, तो ये गोलियाँ यहीं खाने की नली में रह गई और वहीं घुल गई। जब वहीं घुल जाएंगी तो वहाँ छाला बना देती हैं, और जब वो छाला भरता है तो वो जगह सक्रिय हो जाती है। इसको कहते हैं पिल इंड्यूस्ड ईसोफेजाइटिस, और इससे स्ट्रक्चर भी बन जाता है, यानी रास्ता सकरा हो जाता है। तो ये तमाम कारण हैं जो व्यक्ति को खाना निगलने में तकलीफ़ दे सकते हैं। और मेरा आपसे बातचीत का मतलब ये है कि खाना निगलने में अगर तकलीफ़ है तो इसको कभी भी नज़रअंदाज ना करें, इसको तुरंत अपने डॉक्टर की नोटिस में लाएं, और डॉक्टर यही सब करेगा जैसे मैंने बताया, एंडोस्कोपी या अन्य तरह की जांचें। इसमें एक बेरियम के एक्सरे का भी बहुत महत्व है, जिसमें कि दवा पिलाते हैं और एक्सरे लेते हैं, जिसको हम लाइव एक्सरे कहते हैं। तो जैसे ही दवा नीचे जा रही तो हमें पता चल जाता है कि ये कहाँ रुक रही है। तो इसको फ्लोरोस्कोपी मशीन के अंदर देखा जाता है, और देखकर ये पता चल जाता है कि किस जगह रुकावट है और किस किस्म की रुकावट है, ये कैंसर से है या किसी अन्य बीमारी से है। तो इस तरह, और सीटी स्कैन में भी ऐसा किया जा सकता है। सीटी स्कैन में एक दवा पिला के सीटी स्कैन का किया जाता है, जिसको हम ओरल कॉन्ट्रास्ट विद सीटी स्कैन कहते हैं। तो उसके ज़रिए भी हम डिस्फेजिया के पेशेंट्स के डिटेल जान सकते हैं।
तो अगर आपको डिस्फेजिया या खाने में निगलने में तकलीफ़ है तो इसको नज़रअंदाज न करें, अपने डॉक्टर से मिलें और इसका निदान ज़रूर कराएं। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। नमस्कार।